हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और आज हम कर रहे हैं क्लास 10th की साइंस, जिसमें हम करेंगे एसिड, बेसिस एंड साल्ट के बारे में। और जो लास्ट वीडियोस थी उसमें हमने स्टडी किया था एसिड और बेस के बारे में, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ रिएक्शंस देखी थी हमने एसिड्स की अलग अलग कंपाउंड के साथ, जैसे मेटल के साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। और इसी प्रकार कुछ रिएक्शंस हमने बेस की भी देखी थी, मेटल के साथ और नॉन मेटालिक ऑक्साइड के साथ। तो आई होप वो आपको समझ में आ गई होगी। तो आज हम शुरू करेंगे साल्ट के बारे में। साल्ट, तो साल्ट ये क्या है, न्यूट्रल कंपाउंड होते हैं। और ये किस तरह फॉर्मेशन होती है इनकी, अगर हम एसिड एंड बेस इन दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तब हमारे पास फॉर्मेशन होती है साल्ट की। साल्ट एंड वाटर, तो इस रिएक्शन से हमें क्या फॉर्मेशन होगी, साल्ट की। और जो साल्ट है वो क्या है, एक न्यूट्रल कंपाउंड। और न्यूट्रल कंपाउंड का जो पीएच वैल्यू है वो कितना होगा, 7। लेकिन कुछ ऐसे भी साल्ट है जो एसिडिक होते हैं और कुछ ऐसे भी साल्ट है जो बेसिक होंगे। कौन कौन से और कैसे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं इसका। हम लेने जा रहे हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन हम करवाएंगे वीक बेस के साथ। तो हमारे पास जो फॉर्मेशन होगी वो एक साल्ट होगा, साथ में वाटर। लेकिन ये जो साल्ट है इसकी नेचर किस प्रकार की होगी, क्या ये न्यूट्रल होगा, नहीं। क्यों, देखिए स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन हम करवा रहे हैं। और जैसे हम इस रिएक्शन में देख चुके हैं कि एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं एक दूसरे के प्रभाव को। तो इसीलिए क्या होगा, एक न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। लेकिन इसमें कुछ ऐसा नहीं हो रहा। जो वीक बेस है ना वो कंप्लीटली क्या करेगा, एसिड के जो इफेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकता, इसके प्रभाव को पूर्णतः खत्म नहीं कर सकता। कौन, बेस, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो ये कुछ हद तक ही इसके इफेक्ट को कम कर सकता है। और जो रिजल्टेंट हमारे पास इधर आएगा वो क्या होगा, एसिडिक साल्ट होगा। वो जो साल्ट हमारे पास इधर फॉर्मेशन हो रही है वो क्या होगा, एसिडिक। और एसिड्स हैं तो उनका पीएच वैल्यू कितना होता है, एसिड का पीएच वैल्यू लेस देन 7 होगा। तो इसी प्रकार अगर हम बात करें, यहां स्ट्रॉन्ग की जगह वीक एसिड ले लेते हैं अगर, और वीक के साथ हम यूज कर रहे हैं स्ट्रॉन्ग बेस। तो इसमें जो कंपाउंड फॉर्मेशन होगी तो वो किस प्रकार की होगी, तो देखिए वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो क्या करेगा, इस वीक एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, लेकिन इसका इफेक्ट कुछ ना कुछ पेंडिंग रहेगा। यह हम दूसरे शब्दों में बात करें तो जो एसिड है, वीक एसिड, ये क्या करेगा, बेस के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देगा, यानी कि इसके प्रभाव को खत्म कर देगा। लेकिन कंप्लीटली खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है और ये वीक है, तो कुछ ना कुछ बेसिक नेचर रहेगी साल्ट की। तो जो हमारा कंपाउंड फॉर्मेशन होगी वो क्या होगी, बेसिक साल्ट होगा। वो जो साल्ट की फॉर्मेशन होगी उसकी नेचर कौन सी होगी, बेसिक होगी, प्लस में H2O। और जिन साल्ट का बेसिक नेचर होता है उनका पीएच वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 7 होगा। तो इस प्रकार 3 तरह के साल्ट की फॉर्मेशन हम कर सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो एसिडिक साल्ट बनेगा, और वैसे ही अगर हम वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा एक बेसिक नेचर का साल्ट। और जो ये रिएक्शन है एसिड की विद बेस, ये भी काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, और इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि इसमें एसिड एंड बेस दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि एक दूसरे के प्रभाव को पूर्णतः खत्म कर देंगे। और क्या फॉर्मेशन करेंगे, एक न्यूट्रल कंपाउंड की। तो इसीलिए इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन।
तो ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेमिंग रिएक्शन भी बोल सकते हैं इसको, तो इसको फटाफट से नोट कर लीजिए। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक हम शुरू करने जा रहे हैं वो है कॉमन साल्ट, और ये जो टॉपिक आपका ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो इसको आप साथ के साथ नोट करते रहिएगा, और मेरी भी कोशिश रहेगी कि इसके बहुत अच्छे से नोट्स आपके प्रिपेयर करवा दूं, ताकि एग्जाम के अंदर आप इसमें से हाईएस्ट मार्क्स स्कोर कर सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कॉमन साल्ट जिसका हम यूज़ करते हैं वो है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड, और इसका यूज हम किचन में करेंगे साधारण नमक का खाना बनाने के लिए। तो जैसे टाटा साल्ट, अन्नपूर्णा नमक, और भी अनेक प्रकार के ब्रांड के जो साल्ट है हम उनका यूज करते हैं। तो अब इसका यूज हम करते हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर केमिकल्स की फॉर्मेशन के अंदर इसको रॉ मटेरियल के तौर पे यूज करेंगे, तो इसलिए ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कौन कौन से केमिकल्स की फॉर्मेशन करेंगे, और एक बात और, जिन केमिकल की फॉर्मेशन हम इससे करेंगे वो सारे के सारे डे टू डे लाइफ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, उनका कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं। तो कौन से हम केमिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं, उसमें जो फर्स्ट केमिकल है जिसकी हम फॉर्मेशन इससे करेंगे सोडियम क्लोराइड से, वो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। हेडिंग दे सोडियम हाइड्रोक्साइड, और इसका फॉर्मूला है NaOH। अब मैं आपको कहूँ भी बताइए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, और ये भी कहूँ कि आपने इसको देखा भी है, तो हो सकता है आप में से आधे इसको समझ ही ना पाए, 90% हो सकता है इसको ना समझ पाए हो भी हमने इसको आखिर कहाँ देखा। लेकिन मैं आपको कहूँ कि कास्टिक सोडा क्या आपने देखा है, तो ज़्यादातर आप में से कहेंगे जी हाँ हमने इसको देखा है, यूज भी किया है। कई बार क्या होता है, कोई लोहे की वस्तु है उस पर रस्टिंग हो गई, तो उस रस्टिंग से उसको रिमूव करने के लिए उस रस्टिंग को हम कास्टिक सोडा का यूज़ करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को किस प्रकार हम प्रिपेयर करेंगे, तो इसके लिए देखिए कौन सा अपरेटस हम यूज़ कर रहे हैं। कुछ इस तरह का अपरेटस होगा इसका। एक कंटेनर लेंगे और इसके अंदर एक सॉल्यूशन हम प्रिपेयर करने जा रहे हैं, और इस सॉल्यूशन में क्या चीज़ है, ये है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का सॉल्यूशन, यानी कि साल्टी वाटर हम इसमें ले रहे हैं, नमकीन पानी, NaCl प्लस में H2O। 2 इलेक्ट्रोड इसमें डिप करेंगे, और इन इलेक्ट्रोड को अलग अलग पोटेंशियल देंगे कुछ इस प्रकार। इस इलेक्ट्रोड को हमने दी नेगेटिव पोटेंशियल, और इस इलेक्ट्रोड को हमने दी पॉजिटिव पोटेंशियल। दोनों को अलग अलग पोटेंशियल दे दी। जो नेगेटिव पोटेंशियल वाले पोल होते हैं, इलेक्ट्रोड होते हैं, इनको हम कहते हैं कैथोड, और पॉजिटिव पोटेंशियल जिस इलेक्ट्रोड को हम देंगे उसको कहते हैं एनोड। ये पॉइंट आपने नोट रखना है। इसी की तरह सेम टू सेम आपने अपरेटस की फॉर्मेशन करनी है, बना लीजिए अपनी नोटबुक में। अब देखिए, जब हम इसको NaCl को और वाटर को इस सॉल्यूशन में हमने इसमें डिसॉल्व किया, ये सॉल्यूशन हमने जब प्रिपेयर किया, तो इसमें क्या होगी, आयंस की फॉर्मेशन होगी। कौन कौन से आयंस बनेंगे, सोडियम क्लोराइड से जो आयन बनेंगे वो बनेंगे सोडियम एंड क्लोरीन नेगेटिव आयन। इसी प्रकार वाटर से भी आयन की फॉर्मेशन होगी, वो कौन से होंगे, H+ आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये 4 तरह के आयंस की फॉर्मेशन इस सॉल्यूशन में हो रही है। और जब हमने क्या किया, इन इलेक्ट्रोड्स को इन पोटेंशियल से कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्ट कर दिया, इनको पोटेंशियल दी अलग अलग, तो क्या होगा कि जितने भी पॉजिटिव ये जो आयंस है वो सारे के सारे क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे किसकी तरफ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास। और जितने भी नेगेटिव आयंस है वो कहाँ अट्रैक्ट होंगे, पॉजिटिव के पास। नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ और पॉजिटिव आयंस नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो देखिए किस प्रकार, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव के पास पॉजिटिव देखिए कौन कौन से आएगा, सोडियम। पहले सोडियम की बात करते हैं हम। तो सोडियम क्या है, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव होती है ये। तो ये तुरंत क्या करेगी, रिएक्शन कर लेगी किसके साथ, हाइड्रोक्साइड के साथ, इसके साथ बॉन्डिंग कर लेगी ये, और क्या फॉर्मेशन करेगी, NaOH। सोडियम ने हाइड्रोक्साइड के साथ बॉन्डिंग की और एक न्यूट्रल कंपाउंड की फॉर्मेशन कर दी, जिसको क्या कहा गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये क्या है आपका, कास्टिक सोडा, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड।
अब देखिए नेगेटिव, ठीक है, तो इसके ऊपर और कौन सा पॉजिटिव आयन है जो इसकी तरफ आ सकता है? हाइड्रोजन। तो ये जो भी हाइड्रोजन आयन है वो सारे के सारे किस पे कलेक्ट हो जाएंगे? कैथोड पर। और अब इसकी बात करते हैं हम पॉजिटिव की, यानी कि एनोड की। तो एनोड पे क्या होगा? नेगेटिव जितने भी है, बचा कौन सा? क्लोरीन। तो ये क्लोरीन कहाँ डिपॉजिट होगा? एनोड पर। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हाइड्रोजन इसके ऊपर कैथोड पर और क्लोरीन एनोड पर क्यों डिपॉजिट हुआ। यही जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जिसको नहीं समझ में आया एक बार फिर देख लीजिए। हमने सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया, कौन सा सॉल्यूशन था? सोडियम क्लोराइड एंड वाटर का सॉल्यूशन। और इसमें हमने जब इसको सॉल्यूशन को प्रिपेयर किया तो इसमें होगी आयंस की फॉर्मेशन। कौन कौन से? सोडियम और क्लोरीन आयन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्साइड आयन। इन आयंस की इसमें फॉर्मेशन हो गई। अब हम क्या करेंगे? 2 इलेक्ट्रोड इस सॉल्यूशन में डालेंगे और उनको क्या करेंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव और पॉजिटिव से कनेक्ट कर देंगे बैटरी के 2 टर्मिनल से। नेगेटिव और पॉजिटिव पोटेंशियल इनको देंगे। जो नेगेटिव पोटेंशियल वाला ये इलेक्ट्रोड है उसको हम कहेंगे कैथोड, पॉजिटिव पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को कहेंगे हम एनोड। तो अब क्या होगा? जब इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट हो रही है तो जितने भी नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस है वो सारे के सारे कहाँ कलेक्ट होंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रोड के पास, एनोड के ऊपर। और हालांकि Na और OH ये 2 आयंस क्या थे? पहली सॉल्यूशन में जब इनको हमने डिसॉल्व किया तो उसी टाइम इन्होंने क्या किया? आपस में बॉन्डिंग कर ली और क्या फॉर्मेशन कर दी? NaOH। और ये NaOH की जो फॉर्मेशन की वो कहाँ की? इन्होंने कैथोड के नज़दीक, यहाँ NaOH। ये पॉइंट भी अपने याद रखना है भी। NaOH की फॉर्मेशन कहाँ होगी? नियर कैथोड। और जो 2 आयन्स हमारे पास बच गए, हाइड्रोजन आयन और क्लोरीन आयन, इन दोनों ने क्या किया? जो हाइड्रोजन आयन है वो नेगेटिव जो इलेक्ट्रोड है यानी कि कैथोड, उसके ऊपर डिपॉजिट हो गया। और जो क्लोरीन है यानी कि नेगेटिव चार्ज होती है क्लोरीन, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होगी। तो अब हमारी जो रिएक्शन बनेगी वो किस प्रकार की बनेगी? देखिए पहले तो NaCl प्लस में H2O, कुछ इस तरह की हमने रिएक्शन तैयार की है। ये सॉल्यूशन ही हमने प्रिपेयर किया था। और उसके बाद में क्या होगा? क्या फॉर्मेशन हुई हमारे पास? NaOH प्लस में ये हाइड्रोजन। तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन गैस डिपॉजिट होती है एट कैथोड। प्लस में क्लोरीन, ये भी एक गैस है। ये दोनों के दोनों डिपॉजिट होगी। हाइड्रोजन कहाँ? कैथोड पर। और एनोड पर कौन सी गैस डिपॉजिट होगी? क्लोरीन। तो ये है आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस जिसके अंदर क्या मैन्युफैक्चरिंग हुई है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की। और उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी ये। और ये भी पता लग गया होगा कि कौन सा कंपाउंड कहाँ पर बन रहा है। जैसे इसमें लिखना भी पड़ेगा हमें एट एनोड। तो एनोड पे क्या बना? क्लोरीन। एट कैथोड, कैथोड पे क्या बना? हाइड्रोजन। नियर कैथोड क्या चीज बनी? NaOH। तो कुछ इस प्रकार की ये कंप्लीट प्रोसेस आपकी। और कौन से इलेक्ट्रोड पर किस चीज़ की डिपॉजिट हुई है, कौन सी चीज़, वो सारे के सारे हमने इसी प्रकार नोट करने हैं। अब हम बात करते हैं इनकी थ्योरी की। सोडियम हाइड्रोक्साइड के कंसेप्ट आपको समझ में आ गए होंगे कि किस प्रकार इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो अब इसकी थ्योरी आप देखिए क्या है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू एन aqueous सॉल्यूशन ऑफ NaCl, हमने NaCl का aqueous सॉल्यूशन लिया था और उसमें से क्या पास आउट की थी? इलेक्ट्रिसिटी। तो वही बात ये बता रहा है। और जो aqueous सॉल्यूशन ऑफ NaCl है इसको हम ब्राइन भी कहते हैं। ब्राइन, aqueous सॉल्यूशन ऑफ NaCl, उसको हम क्या कहेंगे? ब्राइन। अब आगे देखिए, इट डीकम्पोजेज टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये डीकम्पोज हो जाएगा और क्या फॉर्म करेगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड। द प्रोसेस इज कॉल्ड क्लोर अल्कली प्रोसेस। और ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है इसको हम कहते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस भी कहेंगे। क्यों कहेंगे? क्योंकि इसमें देखिए आप 2 तरह के प्रोडक्ट की फॉर्मेशन यहाँ हो रही है। एक तो क्लोरीन, क्लोरीन के लिए हम यूज करें क्लोर, और एक ये NaOH। और ये क्या चीज़ है? एक बेस, और ये वाटर में डिजोल्व है तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? अल्कली है ये एक तरह का। तो इसलिए क्लोर अल्कली इन दोनों के लिए बोलते हैं। क्लोरीन के लिए क्लोर और सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए यूज करते हैं हम वर्ड अल्कली।
तो इसीलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस। ये लिखा भी हुआ है यहाँ पर आगे देखिए, बिकॉज ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन्होंने बता दिया भी इस पूरी की पूरी प्रोसेस को हम क्लोर अल्कली प्रोसेस क्यों कहते हैं, बिकॉज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन एंड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोर फॉर क्लोरीन एंड अल्कली फॉर सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अब ये रिएक्शन आपको करवा दी मैंने विद सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। जब इनका हम सोल्यूशन है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास आउट करेंगे तो क्या क्या हमारे पास फॉर्मेशन होगी, कौन कौन से प्रोडक्ट बनेंगे। अब देखिए, क्लोरीन गैस इज गिवन ऑफ एट द एनोड, क्लोरीन कहाँ पे इकट्ठी होगी, एनोड पर, एंड H2 गैस लिबरेटेड एट कैथोड, और H2 कहाँ बनेगी, कैथोड पर, और सोडियम हाइड्रोक्साइड मैंने आपको बताया था नियर दी कैथोड। तो ये थ्योरी है, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड और जो बाकी प्रोडक्ट बने थे उनके अलग अलग यूजेस। तो हाइड्रोजन की जो मैन्युफैक्चरिंग हुई थी तो उसके क्या यूज होंगे आगे। हाइड्रोजन का यूज होता है फ्यूल्स के तौर पर, और अमोनिया की फॉर्मेशन के अंदर इसका यूज होता है। और अमोनिया कहाँ यूज होती है, फॉर फर्टिलाइजर्स, यानी कि फर्टिलाइजर्स बनाने के अंदर। और उसके बाद में क्लोरीन का यूज कहाँ करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट में करेंगे। PVC पॉलीविनाइल क्लोराइड, इसकी पाइप्स बनती है पॉलीविनाइल क्लोराइड की, उसके लिए यूज करते हैं। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसके लिए यूज करते हैं। और डिसइंफेक्टेंट के तौर पे इसका यूज करेंगे। पेस्टिसाइड्स के तौर पर इसका यूज करेंगे क्लोरीन का। और क्लोरीन क्या है ये समझ लीजिए आप कि इसको सिंपल लैंग्वेज में हम कई बार लाल दवाई भी कह देते हैं। और इसको हम क्या करते हैं, पानी में डालते हैं ताकि पानी के अंदर क्या हो, उसको डिसइंफेक्ट करने के लिए। NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारा मेन कंपाउंड जिसकी फॉर्मेशन हुई थी, इसके क्या क्या यूजेज है। तो देखिए, डी ग्रीसिंग मेटल्स, जो मेटल्स है उनसे कोई ग्रीस लगा हुआ है तो उस ग्रीस को हटाने के लिए इसका यूज करेंगे। सोप्स एंड डिटर्जेंट में इसका यूज करते हैं हम, और पेपर मेकिंग के अंदर इसका यूज करेंगे। आर्टिफिशियल फाइबर बनाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। तो ये इनके यूजेज है। नेक्स्ट जिस केमिकल की हम बात करने जा रहे हैं वो है ब्लीचिंग पाउडर। देखिए ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। और जो लास्ट कंपाउंड की फॉर्मेशन हमने की थी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, तो उसके अंदर अगर हम बात करें तो जो कंपाउंड की फॉर्मेशन हुई थी कौन कौन से थे, क्लोरीन था, हाइड्रोजन थी और सोडियम हाइड्रोक्साइड, इन कंपाउंड्स की फॉर्मेशन हुई थी। तो इस क्लोरीन का यूज करेंगे हम इसकी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। कैसे, इस क्लोरीन को हम पास आउट करवाएंगे ओवर स्लैग्ड लाइम, ड्राई स्लैग्ड लाइम। ये पॉइंट आपने याद रखना है कि जब क्लोरीन को क्या करेंगे, ड्राई स्लैग्ड लाइम के ऊपर से पास आउट करवाएंगे तो हमारे पास फॉर्मेशन होगी ब्लीचिंग पाउडर की, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड की। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई स्लैग्ड लाइम, यानी कि जो ड्राई स्लैग्ड लाइम है उसके ऊपर से इसको पास आउट करवाने से इसकी फॉर्मेशन होगी। और आगे तो वही मैंने आपको बता दिया भी, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका फार्मूला है, CaOCl2 इसका फार्मूला, और ये इसका नाम। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो जैसे इसका नाम ही गिवन है ब्लीचिंग पाउडर, तो ब्लीचिंग के लिए इसका यूज करेंगे। और ब्लीचिंग क्या होती है कि हमने देखा होगा कॉटन इंडस्ट्रीज के अंदर, कॉटन जब जाएगी यहाँ से तो क्या होगा, उसके ऊपर धूल मिट्टी गंदगी लगी होती है, तो उसको साफ करने के लिए जिस प्रोसेस का हम यूज करते हैं तो उसी को कहते हैं ब्लीचिंग। तो अलग अलग इंडस्ट्री में इसकी डिमांड है और ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग के लिए यूज करते हैं। तो देखिए कैसे, फॉर ब्लीचिंग कॉटन एंड लिनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो मतलब वस्त्र उद्योग है उसके अंदर इसका यूज करेंगे हम कॉटन को और लिनन की ब्लीचिंग के लिए। इसी प्रकार पेपर फैक्ट्री में भी जो वुड पल्प है उसको भी मतलब ब्लीचिंग के लिए इसका यूज किया जाता है, वुड पल्प की ब्लीचिंग के लिए। और नेक्स्ट है वॉशिंग क्लॉथ्स इन लॉन्ड्री, ब्लीचिंग के लिए वॉश्ड क्लॉथ की। और एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन मेनी इंडस्ट्रीज, और इसके फार्मूला अगर हम देखें कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, ऑक्सीजन। तो ये क्या कर सकता है, ऑक्सीजन डोनेट कर सकता है किसी भी कंपाउंड में, ऑक्सीजन ये देने की पावर रखता है, क्षमता रखता है, एबिलिटी है। तो इसलिए हम इसका यूज करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। किसमें, मेनी इंडस्ट्रीज में, बहुत सारी इंडस्ट्रीज में इसका यूज होता है। और लास्ट जो इसका है वो क्या है, फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर,
टू मेक इट फ्री ऑफ जर्म्स, यानी कि जर्म्स को ख़त्म करने के लिए इसको हम इसके अंदर यूज़ करते हैं, डिसइंफेक्ट करने के लिए वाटर को। तो ये इसके यूजेस हो गए और किस तरह इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है वो भी मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट जिस केमिकल की हम बात करेंगे वो है बेकिंग सोडा। इसका फार्मूला देखिए NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और बेकिंग सोडा ये हम किचन में यूज़ करते हैं, जैसे क्रिस्पी पकोड़े बनाने हो तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे। और बेकरी के अंदर इसका यूज़ होगा केक बनाने के लिए। इसके क्वेश्चंस भी कई बार आ जाते हैं कि बेकरी वाला है उसने केक बनाया और केक में क्या डालना भूल गया कि उसका केक सख्त बना, तो उसके अंदर बेकिंग पाउडर डालना वो भूल गया, जिसके कारण उसका जो केक था वो थोड़ा क्या बना, हार्ड बना। और इसके कारण केक जो है वो सॉफ्ट बनेगा। क्यों बनेगा उसकी भी हम यहाँ बात करेंगे। देखिए, इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग NaCl एज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। अब इसमें देखिए NaCl प्लस में वाटर, ये हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जब रिएक्शन करवाई थी तो उसके अंदर भी यही हमने वो लिए थे रिएक्टेंट, तो इस वही रिएक्टेंट हम यहाँ ले रहे हैं। और इसके अंदर हम एडअप करेंगे CO2 एंड NH3, अमोनिया एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तब हमारे पास दो कंपाउंड की फॉर्मेशन होगी। कौन कौन से? अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ये अब क्या होगा, बेकिंग पाउडर हम यूज़ कर रहे हैं, तो बेकिंग पाउडर में हम क्या करेंगे, इसको हीट तो हम करेंगे। तो जब इसकी हीट करते हैं, इसको हीट करेंगे, तब इसके साथ क्या होता है, तो देखिए सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जब इसको हीट करेंगे, और हीट कब करेंगे, जब हम कुकिंग करते हैं, तो कुकिंग के टाइम हमें हीट करना पड़ेगा। तब देखिए किस तरह की प्रोसेस ये शो करता है, किस तरह की रिएक्शंस देता है। तो ये चेंज हो जाएगा Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट में, सोडियम कार्बोनेट में ये चेंज हो रहा है। साथ में वाटर एंड CO2, CO2 क्या करेगी, इसमें एग्जिट कर जाएगी, जो ये क्या है, गैस में है, गैसियस फॉर्म में है ये CO2। और यही जो CO2 है यही वो अपना काम करती है, जिसके कारण जो केक है वो क्या बनता है, सॉफ्ट एंड स्पंजी बनेगा। अब इसके यूजेस देखिए, जो यूज इसका, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर। और बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इसका हम यूज करेंगे। तो बेकिंग पाउडर हम कैसे बनाएंगे, बेकिंग सोडा प्लस में माइल्ड एडिबल एसिड, यानी कि कोई ईटेबल एसिड हम इसमें मिक्स करेंगे बेकिंग सोडा के साथ। और वो कौन सा एसिड हो सकता है ऐसा, वो है टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड का हम यहाँ यूज करेंगे। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो किस तरह की रिएक्शन होगी, देखिए व्हेन बेकिंग पाउडर इज हीटेड, जब जो बेकिंग पाउडर हमने यहाँ पर बनाया, जब इसको हीट करेंगे या क्या करेंगे, मिक्स करेंगे इसको वाटर में, तब क्या होगा, देखिए NaCO3, जब इसको हीट करते हैं तब तो यही रिएक्शन हमें शो करेगा ये, जिसमें क्या है कि Na2CO3 प्लस में H2O प्लस में CO2 इसमें गैस एग्जिट कर रही है। तो इस CO2 के कारण ही जो हमारा केक है वो क्या बनता है, सॉफ्ट बनता है, स्पंजी बनता है। जो हम पकोड़ा बनाते हैं घरों में बेकिंग पाउडर डाल के, वो क्रिस्पी भी इसी के कारण बनते हैं। और अब अगर इसके अंदर हमने इसको ऐड किया है टार्टरिक एसिड को, तो इसका क्या काम है वो देखिए, NaCO3 प्लस में क्या होगा, जब टार्टरिक एसिड हमने मिक्स किया इसके अंदर, तो जब उसके अंदर वाटर मिक्स किया इसके अंदर बेकिंग पाउडर के अंदर, तो क्या होगा, जो टार्टरिक एसिड है वो क्या करेगा, एसिड है तो एसिड क्या काम करेगा, H+ आयन क्या कर देगा, सोल्यूशन में दे देगा, जिसके कारण क्या होगा, ये H+ आयन इस बेकिंग सोडा के साथ मिलके CO2 और H2O और एक कंपाउंड और बनाएगा, वो क्या है, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, इनकी फॉर्मेशन कर लेगा। एक बार फिर देखिए कि जब टार्टरिक एसिड और NaCO3, यानी कि ये कंप्लीट हम इसको बोल सकते हैं बेकिंग पाउडर, जब इनको वाटर में हम मिक्स करेंगे तो एसिड की नेचर आपको पता ही है कि एसिड क्या करेगा, वाटर के अंदर या एक्वा सॉल्यूशन के अंदर H+ आयन प्रोड्यूस करता है। तो उसी ने वही काम किया टार्टरिक एसिड ने, और वो H+ आयन क्या करेगा, बेकिंग सोडा के साथ मिलके कुछ इस तरह की रिएक्शन शो कर रहा है। उसमें क्या होगा, CO2 प्लस में H2O और एक साल्ट बनेगा हमारा, कौन सा एसिड बनेगा, सोडियम साल्ट ऑफ एसिड, यानी कि एक साल्ट की फॉर्मेशन होगी, किसकी, सोडियम साल्ट होगा, किसका, एसिड का। तो ये है वो, इसमें जो मेन हमें यूज है वो है CO2 का, इसका यूज करेंगे हम CO2 का, किसके लिए, वही केक को सॉफ्ट बनाने के लिए, स्पंजी बनाने के लिए, एंड जो पकौड़ा है उनको क्रिस्पी बनाने के लिए। तो ये इसकी रिएक्शंस है। बेकिंग सोडा के कुछ यूज और भी है, तो देखिए कौन कौन से। इट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स,
ये क्या है, एक एंटासिड्स के अंदर इंग्रेडिएंट के तौर पर काम करता है। एंटासिड्स क्या होते हैं? एंटासिड्स वो सब्सटेंस है जो क्या करते हैं, एसिड के इफेक्ट को न्यूट्रलाइज करेंगे इन आवर बॉडी। हमारे जो स्टोमेच में कई बार हम क्या होता है कि कोई ऐसा खाना खा लेते हैं जो हमारे इस बॉडी में डाइजेस्ट इजीली नहीं होता, जिसके कारण क्या है, हमारा जो स्टोमेच है वो क्या करेगा, एक्सेस अमाउंट में एसिड प्रोड्यूस करेगा, जिसके कारण हमें क्या होगा, तकलीफ होती है, जलन महसूस होती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, किसी तरह का बेस का यूज करेंगे, अल्कली का यूज करेंगे। तो ये भी एक क्या है, इंग्रेडिएंट के तौर पर काम करता है एंटासिड्स के अंदर। तो ये क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा एक्सेस एसिड को इन स्टोमेच एंड प्रोवाइड रिलीफ। तो एक नंबर का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ जाता है कि कोई ऐसा मतलब केमिकल सब्सटेंस बताओ जिसकी फॉर्मेशन होती है कॉमन साल्ट से, और वो यूज करते हैं हम एंटासिड्स के अंदर। तो आप क्या लिखोगे, NaHCO3, इसका हम यूज करते हैं। थर्ड जो इसका यूज है वो देखिए, इट इज आल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स, यानी कि आग बुझाने वाले जो इक्विपमेंट्स है उनके अंदर हम इसका यूज करेंगे। सोडा एसिड में, फायर एक्सटिंग्विशर्स में। सोडा एसिड मीन्स हम बेकिंग सोडा लेंगे प्लस में एसिड मिक्स करेंगे, सोडा प्लस में एसिड। अभी हम रिएक्शन देख के आए हैं बेकिंग पाउडर बनाने की, उसमें हमने क्या लिया था, बेकिंग सोडा प्लस में एक एसिड लिया था, तो जिसके कारण क्या फॉर्मेशन हुई थी, CO2 की। तो CO2 क्या काम करती है, ये आग बुझाने का भी काम करती है। तो इसीलिए जो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर्स है उनके अंदर भी हम इसका यूज करते हैं, सोडे का, यानी कि बेकिंग सोडा का। तो ये इसके कुछ यूजेज है, इनको भी आप नोट कर लीजिए। कॉमन साल्ट से जिन केमिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं हम, वो सारे के सारे मैं आपको पहले भी बता चुका कि वो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। जैसे बेकिंग पाउडर है हम उसका यूज़ करते हैं, और नेक्स्ट केमिकल है इसका भी हम क्या करते हैं, डेली यूज़ करते हैं, वो है वॉशिंग सोडा, जो हम घरों में यूज़ करते हैं। देखिए इसका केमिकल फार्मूला क्या है, Na2CO3.10H2O। क्या नाम बनेगा इसका, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो देखिए कैसे बनेगा ये। जो लास्ट रिएक्शन थी, लास्ट जो केमिकल की हमने बात की थी वो कौन सा था, NaHCO3। क्या था ये, बेकिंग सोडा था। जब इसको हमने हीट किया, इसको हीट करने पर क्या मिला था हमें, सोडियम कार्बोनेट और वाटर एंड CO2। कुछ इसी प्रकार की रिएक्शन हमने की थी। तो यही सोडियम कार्बोनेट, इसका हम यहाँ यूज कर रहे हैं। अब जब इसको रिक्रिस्टलाइजेशन कर देंगे, इसकी रिक्रिस्टलाइजेशन मीन्स इसमें क्रिस्टल वाटर जब ऐड कर देंगे, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स, वो हम इसमें ऐड करेंगे तो ये कुछ इस तरह की फॉर्मेशन करेगा, Na2CO3.10H2O। अब बात ये आती है भी .10H2O क्या है, क्या ये कुछ गिल्ला होता है, वेट कंडीशन में हम इसको यूज करते हैं Na2CO3? नहीं, ये एक्चुअल में क्रिस्टल फॉर्म है इसकी, और क्रिस्टल फॉर्म के अंदर ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स है। ये .10H2 है ना जो, ये क्या है, वाटर ऑफ क्रिस्टल्स। और क्या होते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टल्स, इसको भी हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। तो अब आगे एक बार देखिए कि किस प्रकार इसकी फॉर्मेशन हुई है। सोडियम कार्बोनेट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय हीटिंग बेकिंग सोडा। जब बेकिंग सोडा को हमने हीट किया तो उससे क्या बना, सोडियम कार्बोनेट बना, और उस सोडियम कार्बोनेट का हमने जब क्या कर दिया, रिक्रिस्टलाइजेशन कर दिया, तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट गिव्स वॉशिंग सोडा। तो इस तरह ये वॉशिंग सोडा की फॉर्म में हमारे पास आ गया। इसके यूजेस देखिए, इट इज़ यूज्ड एज सोप, ग्लास एंड पेपर इंडस्ट्रीज। पेपर इंडस्ट्री में, सोप और ग्लास इंडस्ट्रीज में इसका यूज किया जाता है, एज ए क्लीनिंग एजेंट यूज करते हैं इसको। और सेकंड देखो, इट इज़ यूज्ड इन दी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ बोरेक्स। बोरेक्स की मैन्युफैक्चरिंग में भी इसका यूज होता है। और बोरेक्स क्या है, एक सोडियम का कंपाउंड है। और इट इज़ यूज्ड एज क्लीनिंग एजेंट फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज मीन्स हमारे घरेलू यूज के लिए हम इसको क्लीनिंग एजेंट के तौर पर यूज करते हैं, कपड़े धोने में इसका यूज करते हैं, तो वो यही है, वो यूज आप इधर लिख सकते हो। इट इज़ यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ हार्ड वाटर। हम यहाँ पर हार्ड वाटर लिख सकते हैं, भी जो हार्ड वाटर है उसकी परमानेंट हार्डनेस को दूर करने के लिए भी, रिमूव करने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट वॉशिंग सोडा। नेक्स्ट केमिकल कंपाउंड जिसकी हम बात करेंगे वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस।
और इसको हम आमतौर पे पीओपी के नाम से भी जानते हैं। पीओपी का यूज़ हम घरों के अंदर करते हैं, जैसे छत होगी या फिर दीवारें, उनकी सजावट के लिए उन पे अलग अलग डिज़ाइन बनाते हैं। पीओपी से टॉयज भी बनते हैं, पीओपी से डेकोरेटिव आइटम्स बनती है, जैसे कोई फूलदान हो गया या कुछ मूर्ति होगी कोई, इस तरह के आइटम्स। और पीओपी का यूज़ कौन करता है? डॉक्टर्स करते हैं। कई बार किसी की हड्डी फ्रैक्चर हो जाए, बोन्स फ्रैक्चरिंग हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं, उसको प्रॉपरली मतलब सपोर्ट करने के लिए तो पीओपी का डॉक्टर यूज़ करते हैं। तो अब ये होती क्या है? तो इसका फार्मूला देखिए, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O, यानी कि कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। हाफ H2O को बोलेंगे हेमी हाइड्रेट। अब ये कैसे बनती है देखिए, ऑन हीटिंग जिप्सम, जिप्सम को हीट करके ये बनेगी। जिप्सम का फार्मूला देखिए क्या होगा, CaSO4.2H2O। तो जिप्सम को एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे हमने हीट करना है। कौन सा टेम्परेचर होगा वो? 373 केल्विन। इस टेम्परेचर पे जब इसको हीट करेंगे तब ये क्या करेगा, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट में चेंज हो जाएगा। और अगर इससे ज़्यादा हीट कर दिया तो ये डायरेक्टली कैल्शियम सल्फेट में चेंज हो जाएगा, यानी कि इसके जो वाटर मॉलिक्यूल है वो कम्प्लीटली क्या कर जाएंगे, एस्केप कर जाएंगे। तो इसीलिए हमें इसको एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पर हीट करना पड़ेगा। तो क्या होगा देखिए, इट लूजेज वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देगा एंड बिकम कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट बन जाएगा ये। दिस इज कॉल्ड प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि पीओपी। ये होता है कि एक वाइट पाउडर होता है, और इसको जब मिक्स कर देंगे, इसके अंदर वाटर मिक्स कर देंगे और थोड़ी देर ये पड़ा रहे तो ये वापस किस में चेंज होता है, जिप्सम में। लेकिन जो जिप्सम में चेंज होगा इस टाइम ये, तो वो काफ़ी हार्ड हो जाता है, और इसी प्रॉपर्टी के कारण इसका यूज़ करते हैं ये टॉय मेकिंग या फिर कोई भी डेकोरेटिव मतलब पोर्ट्रेट बनाने के लिए, कोई मूर्ति बनाने के लिए इसका यूज़ करेंगे हम, क्योंकि ये हार्ड हो जाता है वाटर मिक्सिंग के बाद। इसको किसी भी मतलब शेप दे सकते हो आप, और वो शेप क्या करेगी, ये अपनी शेप रिटेन कर लेगा जब ये क्या हो जाएगा, ड्राई कंडीशन में आ जाएगा। अब इसके यूजेस देखिए आप, डॉक्टर्स यूज्ड एज प्लास्टर फॉर सपोर्टिंग फ्रैक्चर्ड बोन्स, फ्रैक्चर्ड बोन्स को सपोर्ट करने के लिए मैं बता चुका आपको। ये टॉय मेकिंग में, डेकोरेटिव मटेरियल में यूज़ करेंगे, या कोई हमारा सरफेस है जिस पे बहुत सारे गड्ढे हैं तो उसको स्मूथ करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये है पीओपी। अब मैं एक फार्मूला लिखता हूँ यहाँ पर देखिए, CaSO4.2H2O। तो ये 2H2O क्या है, इसको हम कहेंगे वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और ये होता क्या देखिए, इट इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन वन फार्मूला यूनिट ऑफ ए साल्ट। कोई भी साल्ट है क्रिस्टल फॉर्म के अंदर, और उसके एक फार्मूला के अंदर, जैसे ये सिंगल यूनिट ऑफ फार्मूला है, कैल्शियम सल्फेट सिंगल फार्मूला है, तो इसके अंदर कितने वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ये अलग अलग मॉलिक्यूल का अलग अलग होता है। जैसे कैल्शियम सल्फेट में 2 वाटर मॉलिक्यूल है, CuSO4.5H2O, कॉपर सल्फेट, इसके अंदर कितने होंगे, 5H2O। इसी प्रकार Na2CO3, इसमें 10 वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। ये अलग अलग कंपाउंड के अलग अलग होंगे, अलग अलग क्रिस्टल्स में क्या होगा, अलग अलग वाटर ये जो मॉलिक्यूल है वो प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें भी एक बात है कि जैसे हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की, .5H2O, तो ये है क्रिस्टलन फॉर्म। अगर इसको हीट करेंगे या किसी भी मेथड से हम क्या करते हैं, अगर इनको रिमूव कर देते हैं वाटर मॉलिक्यूल को, तो ये जो कंपाउंड है ना, इसका कलर होता है ब्लू। और जब इसमें से हम क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे वाटर मॉलिक्यूल को, तब इसका कलर हो जाएगा वाइट, वाइट कलर को हो जाएगा जब इसमें से हमने वाटर मॉलिक्यूल रिमूव कर दिए। और जब इसमें वाटर मॉलिक्यूल वापस ऐड हो गए 5, तब इसका कलर दोबारा से चेंज हो जाता है ब्लू में। तो ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। और इसके साथ ही आपका यह चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, एसिड बेस एंड सोल्ट। और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने इसके बहुत अच्छे से नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, और उम्मीद करता हूँ आप सभी ने इसके बहुत और इसके साथ ही आपका यह चैप्टर एसिड बेस एंड सोल्ट कंप्लीट हो चुका है। और इसमें हमने डिटेल वाइज कंप्लीट स्टडी की है एसिड की, बेस की और साल्ट के बारे में। और उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपने इसके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे, ताकि वो आपके एग्जाम में आपको अच्छे से काम आ सके।
और अंत में यही कहूँगा कि जाते जाते इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।